नमस्कार दोस्तों। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे कक्षा 6 से 8 तक के लिए 9 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी लैंग्वेज वाली, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न थे, उसी की ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, ये जो पूरा पेपर था, आपको पता ही है कि ये पेपर 3 भागों में बटा हुआ था। इसमें जो पहला भाग था भाषा वाला, जिसमें 30 प्रश्न थे, तो इसको, और जो दूसरा पार्ट था सामान्य अध्ययन, जिसमें 40 प्रश्न थे, ये वाला पार्ट यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में है, जाकर आप देख सकते हैं। सभी प्रश्नों को एज इट इज हल कर दिया गया है। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम पार्ट 3 के अंतर्गत जो हिंदी का पोर्शन है और जो इंग्लिश का पोर्शन है, तो इन्हीं की ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो मोबाइल फ़ोन में इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो क्या हो रहा होगा कि उनको ठीक से दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हिंदी को देखेंगे, उसके बाद इंग्लिश के प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करिए। अब यहाँ पर किताबें दी गई हैं और लेखकों के नाम दिए गए हैं, तो इनको जो है सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि पुस्तक का नाम, लेखक और नीचे कोट दिया गया है। इसी में से आपको जो है उत्तर का चयन करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो उत्तर बन रहा है वो ये बन रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये किसकी किताब है? राम कुमार वर्मा की किताब है। इसके बाद उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये किताब है परशुराम चतुर्वेदी की। ठीक है, इसके बाद हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो ये जो है बच्चन सिंह की रचना है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त की किताब है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये हमारा बिल्कुल मैच हो रहा है। तो ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन था कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्य के इतिहासकार ने सुझाया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन सी है, डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या है? विद्यापति की जो पदावली है उसमें वर्णित मुख्य विषय क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है 5, राजनीतिक द्वंद्व, वयः संधि, पुरुष समीक्षा, अनमेल विवाह और बाल विवाह। तो दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, यानी कि विकल्प 1 और 2 इसमें शामिल है, राजनीतिक द्वंद्व और वयः संधि, यानी कि उत्तर देंगे आप ऑप्शन ए को। अगला क्वेश्चन था कि किस भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर सिंधी भाषा का जो विकास हुआ है, ये याद रखिएगा कि ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है सिंधी भाषा का विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि विद्वानों द्वारा रीतिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, तो प्रश्न है कि विद्वानों द्वारा रीतिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा सत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं को माना गया है। गोरखनाथ की रचनाओं को सांप्रदायिक कहकर साहित्य से बहिष्कृत करने वाले विद्वान कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि विकल्प यहाँ पर जो सही है वो ऑप्शन ए है। फिर अगला क्वेश्चन था कि हिंदी साहित्य में छंदों का बादशाह तथा छपैयों का राजा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं को विकल्प माना गया है कि यही सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 78, इसको भी देखते हैं। प्रश्न था कि संत काव्यधारा में सबसे शिक्षित संत कौन थे? तो सुंदर दास को सबसे शिक्षित संत माना गया है संत काव्यधारा में। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो ये माना है रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सी है इसी को सही माना गया है, गीतिका, अणिमा, अर्चना और आराधना को। तो प्रश्नों का लेवल जो था ये ठीक ठाक रहा है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब 81 से 85 तक जो प्रश्न हैं वो गद्यांश पर आधारित हैं। यहाँ पर आपको गद्यांश को पढ़ लेना है। आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं या फिर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके भी। क्वेश्चन पेपर की जो PDF है ये मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, जाकर डाउनलोड कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। और इसको पढ़ने के बाद
जो इसका आंसर बन रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा माना गया है? तो आचरण की सभ्यता को माना गया है। विकल्प ए, सभ्यता चरण प्रखर नाद करता हुआ भी मौन है। इस वाक्य में प्रखर शब्द है क्या? तो ये माना गया है प्रखर जो है ये विशेषण है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाइए। प्रश्न है कि निघंटु शब्द का अर्थ क्या है? 83 में इसका जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि पर्यायवाची कोश। इसके बाद आ जाइए 84 पे। किसके बनने से अनंत काल लगा है? किसके बनने में अनंत काल लगा है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी को माना गया है, आचरण। ठीक है, नम्रता, दया, प्रेम और उदारता भी आचरण की भाषा है। इस वाक्य में नम्रता शब्द क्या है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स माना जा रहा है ऑप्शन सी को, ये है क्रिया विशेषण। इसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 86। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयन का संधि विच्छेद है उत्धन डयन, यानी कि विकल्प बी। यदि छोटा ई, छोटा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः आधा य, आधा व और आधा र में हो तो उनमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो दोस्तों इसमें हो जाती है यण स्वर संधि, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। कौन सा समास की दृष्टि से अशुद्ध है? तो 88 का यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन सी बनेगा, चाल चलन, अव्ययीभास। तो 88 का सी सही माना गया है। किस समास में प्रथम पद संख्यात्मक और अंतिम पद संज्ञा होता है? तो दोस्तों ये होता है द्विगु समास। ये तो आप जानते ही हैं कि प्रथम पद संख्यात्मक होता है, अंतिम पद संख्या होती है। तो वहाँ पर तो यानी कि समास को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और शुद्ध वर्तनी यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो उज्ज्वल श्रृंगार श्रृंखला। ठीक है, इसमें सही जवाब है श्रृंखला, ये शुद्ध है। इसके बाद है कि किस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता? दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा फ्रेंड्स? अब दोनों पद मिलकर अगर एक नया अर्थ प्रकट कर दें तो वहाँ पर क्या होगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? 92 का ए, स्वरभंग सात्विक। प्रारब्ध का विलोम शब्द क्या होगा? 93 का सी होगा, अनारब्ध। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसी सब वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। 94 का जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। जो बहुत बोलता हो उसे मितभाषी नहीं कहते, उसे वाचाल कहते हैं। तो ऑप्शन ए, बाकी सब सही है। जिस स्त्री को कोई संतान न हो वो बांझ है, क्रम के अनुसार यथाक्रम। तो ये दोनों सही हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के डैश को देखकर किया जा सकता है। तो 95 का आंसर है ऑप्शन सी, आचरण को देखकर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा गलत सुमेलित है? 96 का आंसर है ऑप्शन बी, नज़र पर चढ़ना मतलब आंख बचाना, ये गलत है। 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना, नज़र करने का मतलब भेंट करना। तो नज़र पर चढ़ना का मतलब होता है कि मतलब टारगेट करना। ठीक है, इसके बाद आपका जो आंसर क्वेश्चन होगा 97 क्या है कि निम्नलिखित में मात्रिक छंद किस विकल्प में है? मात्रिक छंद किस विकल्प में है? तो दोस्तों इसका आंसर है दोहा, चौपाई और सोरठा में। विकल्प ए करेक्ट है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। 98 इसका आंसर है कि ये क्या है? तो ये एक दोहा है। किस लक्षणा को अज हत्सा स्वरथा लक्षणा भी कहते हैं? किस लक्षणा को अज हत्सार्था लक्षणा भी कहते हैं? थोड़ा सा इसका उच्चारण अजीब सा हो रहा है, कोई बात नहीं। 99 का जो आंसर बन रहा है वो ऑप्शन बी बन रहा है, उपादान लक्षणा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में काल क्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है? काल क्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, यानी कि भामह, दंडी, आनंदवर्धन और मम्मट। मैं आपको पुनः बता दूं कि ये जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की से बता रहा हूँ, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 101, रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित करिए। रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर व्याख्याकार हैं, सिद्धांत हैं, इसके बाद यहाँ पर विकल्प दिया गया है। तो इसमें जो विकल्प आपको सही लग रहा हो उसका उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों चलिए इसको मैं मैच करा देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं कि व्याख्याकार और सिद्धांत।
तो 101 का अब यहाँ पर देखेंगे ए का दूसरा भट्ट लोल्लट, ये भुक्तिवाद से संबंधित हैं, ठीक है। इसके बाद शंकुक हैं उत्पत्तिवाद, भट्ट नायक ये संबंधित हैं किससे, अनुमितिवाद से, और अभिनव गुप्त संबंधित है अभिव्यक्तिवाद से। तो ये यहाँ पर मैच हो रहा है, यानी कि विकल्प सही हो रहा है आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है उसको भी देखिए। प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो इसका जो विकल्प सही हो वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर संकल्प क्या है, तो संकल्प फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तत्सम शब्द है, ठीक है। सूरज ये तद्भव है। काका शब्द क्या है, तो दोस्तों ये देशज है, ठीक है। मोटर क्या है, तो मोटर फ्रेंड्स यहाँ पर संकर शब्द है। और रेलगाड़ी ये क्या है, ये विदेशी शब्द है, ठीक है। तो ई का जो है वो ई का जो है 5वां बनेगा और डी का 4 बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं फिर से संशोधन करना चाहूँगा इसमें कि ये जो आपका डी है मोटर ये विदेशी शब्द है और रेलगाड़ी जो है ये संकर शब्द है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा सही है। तो शब्द युग्म दिए गए हैं और पूछा है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जरठ माने जवान, जठर माने पेट, तो ये सही है, यानी कि विकल्प आपका सही होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही है। 104 का सही जवाब ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर, सूरभ स्वर्ण सुगंध, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा इसमें लगे प्रत्यय का कौन सा युग्म गलत है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या बनेगा, बचपन वाला, ठीक है। तो मूल शब्द तथा इसमें लगे प्रत्यय का युग्म गलत है, बचपन ये गलत है। तो बाकी जो 2 हैं ये तो सही हैं। इसका उत्तर माना गया है ऑप्शन सी को, 105 का ऑप्शन सी करेक्ट माना गया है ऑफिशियल आंसर की में भी। पारिभाषिक शब्दों का अर्थ किस शब्द शक्ति में रहता है। पारिभाषिक शब्दों का अर्थ किस शब्द शक्ति में रहता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा, अभिधा, ठीक है। 106 का बी आंसर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है। तो ये माना गया है अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 क्या कहता है कि संविधान के मतलब कि किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है। तो ये अनुच्छेद 150 के अंतर्गत है। ये बहुत ही अच्छा है और मतलब इसको आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। स्टैटिक जीके और हिस्ट्री पॉलिटी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनोह नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर मनोह शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, मनु मानो मनो और जन जानो जनो शब्द का प्रयोग जहाँ पर होता है वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये आपको रटा हुआ होगा। इसके बाद आगे बढ़िए। ध्वनियों में कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, मतलब ओंठ का प्रयोग नहीं होता है किन ध्वनियों में। तो यहाँ पर ट में ओंठ का कोई मतलब नहीं है। प फ में तो ओंठ आपके हिल रहे हैं। जिस संज्ञा में किसी भाव दशा धर्म या गुण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो भाव का मतलब ये हो गया कि भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये जो इंग्लिश वाला पोर्शन है इसको देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि 111 से लेकर 125 तक सबसे पहले तो आपको जो है ये पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ना है। ये गद्यांश है और इसी पर आधारित आपसे प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। काफ़ी लंबा पैसेज है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी लंबा है, तो इसको पढ़ने में भी समय लगेगा, लेकिन आप लोग जो बुकलेट है उससे पढ़ सकते हैं। बुकलेट आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन रहा है, 111 का जो आंसर है वो क्या माना जा रहा है, ऑप्शन बी को सही माना जा रहा है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग विल बी ईजी। व्हाट विल हैपन इफ पावर टू डिसाइड इज डिस्प्रेस्ड। तो डिसीजन मेकिंग विल बी ईजी। इसके बाद है कि व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी पूछा जा रहा है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पीपुल आर इन पावर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है, देखो सारे उत्तर जो है ना ये पैसेज के मुताबिक होंगे।
पावर इज शेयर्ड एमंग्स डिफरेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सच एज, तो इसका जो आंसर है वो डी को माना गया है, मोर देन वन ऑफ द एबव, 113 का डी सही माना गया है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मीन्स, तो ये है ऑप्शन सी, डिवाइडिंग पावर एट सेम लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंश्योर्स, तो इसका जो उत्तर माना गया है वो ऑप्शन ए को माना गया है, ईच ऑर्गन एक्सरसाइजेज लिमिटेड पावर, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन स्टेट गवर्नमेंट, तो 116 का जवाब है यहाँ पर राज्यसभा। ठीक है, पावर शेयर्ड एमंगस्ट सोशल ग्रुप इज कॉल्ड एज, तो इसको कहेंगे मोर देन वन ऑफ द एबव, ये विकल्प यहाँ पर सही माना गया है। व्हाट एंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी को माना गया है, मतलब कंपटीशन सिटीजन्स पावर पीपुल इन पावर एट लोअर लेवल, तो मोर देन वन ऑफ द एबव को सही माना गया है। डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ पावर इज पॉसिबल व्हेन, कब होगा, तो यहाँ पर विकल्प डी को सही माना गया है, टू आर मोर पार्टीज फ्रॉम एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन, फॉर्म्ड अलायंस इज इलेक्टेड, वन पार्टी इज अनेबल टू परफॉर्म, तो मोर देन वन ऑफ द एबव यहाँ पर सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 120, जी हाँ, गिव ए सुटेबल टाइटल टू द गिवन पैसेज, तो इसका आंसर माना गया है पावर इन पॉलिटिक्स, ऑप्शन ए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द वर्ड कोर्स, COARSE, तो इसका जो आंसर है वो रफ को माना गया है, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, विलोम शब्द पूछा जा रहा है किसका, एक्यूरेट का, एक्यूरेट का जो विलोम होगा वो क्या रहेगा, तो ये होगा फॉल्टी, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो एक्यूरेट का क्या हो जाएगा, फॉल्टी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि द ह्यूग पेंटिंग विल बी कंप्लीटेड बाय द आर्टिस्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, चेंज द वायस, तो आपको जो वायस को चेंज करना है, और इसका आंसर माना जाएगा ऑप्शन सी को, द आर्टिस्ट विल कंप्लीट द ह्यूग पेंटिंग बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि ऑप्शन सी। ए थैंक यू स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय हर ऑन द ओकेजन ऑफ हर कन्वोकेशन, चेंज द वायस, तो यहाँ पर है ऑप्शन ए सही होगा, सी डिलीवर्ड ए थैंक यू स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ हर कन्वोकेशन। ठीक है, हैव यू एवर डैश सच ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इसका आंसर माना गया है ऑप्शन बी को, कम एक्रॉस, यहाँ पर क्या लगेगा, कम एक्रॉस। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एन एरिया ऑफ लैंड विच इज यूज्ड फॉर ब्यूरियल, फाइंड आउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस, तो इसका आंसर है, क्या कहेंगे इसे आप, सिमेट्री। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे आप, ये कहेंगे आप होलोकास्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन बाय फायर इज नोन एज होलोकास्ट। ए प्लेस वेयर बीन आर केप्ट इज कॉल्ड, ए प्लेस वेयर बीज, जो मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं उनको क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको क्या कहेंगे आप, यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द एबव सही होगा, बी यार्ड भी कह सकते हैं, हाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद 128 का बाद क्या आ जाएगा, 129 आ जाएगा ना, फाइंड आउट द वर्ड विच इज मिसस्पेल्ड, मतलब जिसकी स्पेलिंग गलत है, तो ये है ऑप्शन डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 130 टू 131 में क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दे डैश टू अटेंड ए डांस पार्टी टुडे, तो इसमें जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आर गोइंग, दे आर गोइंग टू अटेंड ए डांस पार्टी टुडे। 131 में क्या आएगा, इसको भी देखिए कि रामा डैश वीडियो गेम्स सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर आएगा इज प्लेइंग, रामा इज प्लेइंग वीडियो गेम्स सिंस मॉर्निंग, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर लगेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन, सभी प्रश्नों को देखेंगे, 132 टू 134 में क्या करना है, स्पॉट द एरर। ठीक है, एवरीवन इज गॉन टू द पार्टी टुडे, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कहाँ पर जो है एरर है 132 में, तो यहाँ पर ऑप्शन बी को सही माना गया है, 132 का बी सही माना गया है।
133 में क्या है कि समंथा इज टॉलर इन द होल फैमिली, तो यहाँ पर भी बी को ही टॉलेस्ट होना चाहिए था यहाँ पर। इसके बाद सी टेक्स हर डॉग फॉर ए वॉक टुडे इवनिंग, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सी टेक्स हर डॉग, ये जो है यहाँ पर गलत माना गया है, यानी कि 134 का जो ऑप्शन ए है ये गलत है। इसके बाद 135 का जो आंसर है उसको देखिए। 135 क्वेश्चन क्या है कि सी इज़ करेंटली रीडिंग गोदान विच इज़ रिटन बाई फेमस हिंदी राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पर अगर पंक्चुएट द सेंटेंस, आपको यहाँ पर सेंटेंस को पंक्चुएट करना है, तो 135 में जो तीसरा वाला विकल्प है यानी कि सी विकल्प ये सही है, ठीक है, यही बिल्कुल सही है। इसके बाद सी हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या है, फाइंड आउट द करेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। 136 में यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, यानी कि विकल्प सी सही होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ठीक है, तो फाइंड आउट द करेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही माना गया है 137 का ऑप्शन सी। 138 में है सेलेक्ट द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस, प्रिया सेज माई फादर इज एन एक्सीलेंट टेनिस प्लेयर, तो 138 का यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही होगा अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। प्रिया सेड दैट हर फादर वाज एन एक्सीलेंट टेनिस प्लेयर, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको भी देखिए। प्रश्न है यहाँ पर कि ही सेड टू मी विल यू पे माई फूड बिल, कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पर है ऑप्शन ए ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड पे हिज फूड बिल, ठीक है। ये ब्लूबेरी इज ए कंपाउंड वर्ड दैट इज फॉर्म्ड बाई, तो ये होगा एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि ऑप्शन ए सही है। आई हैव ए पेट डॉग एंड हिज नेम इज रॉबर्ट, द एबव सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 142 और 143 में क्या करना है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइटम्स आर फ्रेजेस गिवन बिलो, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर डू वाट एवर इट टेक्स टू हेल्प, लुक बिहाइंड द ऑब्जर्व, विलिंग टू डू एनीथिंग, तो यहाँ पर विकल्प डी आपका सही है। हिट द नेल ऑन द हेड, तो इसका आंसर क्या बनेगा, डू से समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विकल्प 143 है उसका ऑप्शन ए सही है यहाँ। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 144 पे आइए। सी केम लेट बिकॉज इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, द अंडरलाइंड सेक्शन इज, तो 144 का जो आंसर है वो क्या है, ये है एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। एंड चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द रिलेटेड पैसेज फ्रॉम द गिवन कोट्स, तो 145 में क्या लिख रहा है कि पोलाइटनेस इज द आर्ट ऑफ चूजिंग एमंग योर थाट्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो यही है बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रानी इज वेटिंग फॉर हर डॉक्टर डैश आफ्टरनून, तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो सीन्स लगेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आप सीन्स लगा दीजिएगा बस। फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखो कुल मिला के 150 प्रश्न होने थे। मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और ये पार्ट 3 के अंतर्गत हिंदी उसके बाद इंग्लिश के जो प्रश्न हैं उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो 147 का जो आंसर है, हर ऑफिस डैश द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग, तो यहाँ पर ऑन एट इन होगा, तो यहाँ पर जो उत्तर माना गया है वो ऑप्शन डी को माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 147 है इसका जो आंसर है मोर देन वन ऑफ द एबव माना गया है, ऑप्शन डी को माना गया है। और 148 है कि लेट अस गो टू बीच, लेट अस गो टू गार्डन, चूज द अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस एंड मेक मीनिंगफुल,
तो यहाँ पर आर एंड बट कुछ भी लग सकता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर राइटिंग एन इफेक्टिव पैराग्राफ। तो यूनिटी और कोहेरेंस एंड डेवलपमेंट सब कुछ चाहिए, यानी कि विकल्प डी सही है। एंड लास्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूटेशन इन लेटर राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर 150 का जो आंसर है, एप्लीकेशन फॉर लीव, थैंकिंग यू सिंसियरली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये हो गए आपके सभी प्रश्न। और पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए मैं पुनः बता देता हूँ, आप पहला कमेंट जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको जो है लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लैंग्वेज क्वालिफाइंग और जो आपका स्टैटिक है यानी कि जनरल स्टडीज़ के जो प्रश्न हैं उनको आप अभी अभी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए शिक्षक भर्ती और अन्य भर्तियों के लिए लगातार आपको अपडेट देते रहते हैं। क्लासेस चलती रहती हैं, तमाम उपयोगी जानकारियाँ आपको मिलती रहती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आपको क्या करना है, बस सब्सक्राइब कर लेना है। और हाँ, आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि अगर आपने अभी तक पूरा वीडियो वॉच किया है तो एक लाइक करके जाइएगा, और अगर हो सके ठीक है तो इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या जहाँ पर भी आप पढ़ते हो उस ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।